मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। पुनर्जन्म के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया था, वो था अपनी बेटे को वापस से अनाथालय भेजना। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये मेरा बेटा था ही नहीं। फिर मैंने अपनी पत्नी से तलाक माँग लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में मेरी पत्नी 2 बार मिसकैरेज हो चुकी थी एक्सीडेंटल, जिसकी वजह से वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती थी। मैं जिस बच्चे को गोद लेकर के घर आया था, उसे ही अपना समझता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका मिसगैरेज असल में उसके पहले प्यार के लिए किया गया अबॉर्शन था। उसने मुझसे झूठ बोला था और जिस बच्चे को मैंने गोद लिया था वो असल में उसका और उसके पहले प्यार का ही बच्चा था। सच्चाई जानने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी मौके पर ही मौत हो गई। जब मैंने आँख खोली तो मैं उसी दिन वापस आ गया जब मेरी पत्नी यांगबो को घर लेकर आई थी, जो कि मेरा गोद लिया हुआ बेटा था। यांगबो ने मुझे पापा कहा, यहाँ से आगे ये तुम्हारा घर है। ये मेरी पत्नी थी जिसका नाम यान रुआल है। ये 5 साल के यांगबो को लेकर के घर अंदर आई हुई थी और आते ही उसने अपने बच्चे से मुझे पापा बोलने के लिए कहा। मैं अपनी पत्नी की खूबसूरती और जवान चेहरे को देख करके कुछ देर के लिए सन्न रह गया। मेरे दिमाग ने कुछ देर सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरी पत्नी ने जब मुझे इस तरीके से खोया हुआ देखा, क्योंकि मैं एकदम उसे देख करके सरप्राइज हो चुका था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। जब उसने मुझे इस तरीके से खोया हुआ देखा तो उसे लगा कि मैं यांगबो को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसने तुरंत अपना छोटा चेहरा कर लिया और बहुत ही प्यार से बोली, शिहाओ, तुम्हारे इस चेहरे के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? तुम बस इसलिए नाराज़ हो क्योंकि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या गोद लिया हुआ बच्चा हमेशा हमारा खुद का बच्चे से खराब होता है? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बार मिसगैरेज का दर्द सहा है? मैं उसके इस बोलते हुए चेहरे को देख करके मन ही मन मुस्कुराया। अगर मुझे ठीक से याद है तो 5 साल पहले तुम पढ़ाई के लिए विदेश गई थी, है ना? और अगर मैं ढंग से और याद करूँ तो अगर उस समय तुम प्रेग्नेंट हुई होती तो बच्चा अगर अब 5-6 साल का हो चुका होता। सही है ना? यान रूलियो ने घबरा करके अपने होंठ चबाए। वो चाह करके भी अपनी सच्चाई को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ रही थी। फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। तुम्हारी खुद की सोच कितनी गंदी है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सब कुछ गंदा ही दिखता है क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। हम सब तुम्हारे लिए क्या पैसा कमाने की मशीन है या तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह बस बैठ करके खाने और मरने का इंतजार कर रहा है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो चलो हम तलाक ले लेते हैं। ये सुनने के बाद से मैं मुस्कुराया। मुझे पता ही था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। मैंने कहा, यान रूलियो, अब तुम यही बोलने वाली हो ना? यान रूलियो का जवाब दिया, मेरी सोच गंदी है या फिर नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गंदी हो। यांग वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। मैंने एक कुर्सी खींची और बैठ गया शांति से और ठंडी सांस लेते हुए। पिछले जन्म में मैंने ये सब कुछ नहीं झेला हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि ये सब कुछ होने ही नहीं वाला। पिछले जन्म में मैंने चुपचाप उसे अपना लिया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि यान रियोलियो इस तरह की बातें भी बना सकती है। जब यान रियोलियो ने यांगबो को लेकर के वापस आई थी तब मैंने तुरंत उसे अपना बेटा मान लिया था और कई सालों तक उसकी अच्छे से देखभाल की थी। क्योंकि मैं यान रियोलियो से प्यार करता था, इसीलिए मैंने उसकी हर बात मान ली बिना किसी शर्त के और स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। जब वह विदेश से वापस आई तो उसने अनाथालय में एक वॉलंटियर के रूप में जाना शुरू कर दिया था। मुझे पता ही नहीं था कि क्यों कर रही है, लेकिन मुझे लगा शायद दुख की वजह से। वो वहाँ पैसे और मेहनत दोनों लगाती थी। मुझे लगा कि शायद खुद का बच्चा पैदा ना कर पाने के दुख में इसीलिए वो अपना सारा प्यार उन अनाथ बच्चों पर लुटा रही है। इस वजह से मैंने उसकी और ज़्यादा परवाह करना शुरू कर दिया था और देखभाल करना भी शुरू कर दिया था। कौन जानता है कि उसकी इस भलाई के पीछे का मकसद झूठ था। उसने जो कुछ भी किया था सिर्फ इसलिए था ताकि वह यांगबो को खुल करके मिल सके। जब यांगबो के घर लाई हुई थी तो मैं उन दिनों से मिलती जुलती आंखों को देख करके इस बात से इत्तेफाक समझता था कि शायद हो सकता है कि ये अनाथ लिया हुआ बच्चा शायद इसके लिए प्यार का एक निशानी हो। अब मुझे समझ आया कि उस समय यान रियोलियो की मुस्कान में एक अजीब सी घबराहट और उलझन क्यों थी। अब सोचने पर सब कुछ साफ नजर आता है। मैंने मन ही मन सोचा, रुक जा कुतिया, मैं तेरी हालत इतनी बुरी करूंगा कि तेरे इस कुत्ते के बच्चे को घर से बाहर निकालने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। हालांकि मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि यांगबो के लिए मेरे लिए जितने भी प्यार किए गए काम थे उन सबको उसने भुला दिया था। मुझे उसके बदले उसने कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने मेरी मौत के रास्ते को और आसान कर दिया। यान रियोलू की मौत के बाद उसने अपने असली पिता जी बोडा के साथ ले लिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। यांगबो ने सारी सच्चाई सिर्फ इसलिए बताई ताकि मैं यान रियोलू की याद को छोड़ दूं और अपनी कंपनी पूरी तरीके से उसके हाथ में सौंप दूं। उन दोनों बाप बेटे की जुगलबंदी ने मुझे इस कदर परेशान किया कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी मौत हो गई। अब इस जिंदगी में मैं इस पूरी परिवार को तबाह करके मानूंगा। अब जब मैंने तुरंत उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो यान रियोलू ने मुझे उंगली दिखाकर डांटने लग गई और बोला कि तुम क्या कह रहे हो शिहाओ, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? अगर तुम आज अपने छोटी यांगबो को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करती तो फिर हमारे इस रिश्ते में साथ में रहने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं इस तरीके से साथ नहीं रह सकती। यान रियोलू ने अपना सिर उठाया
उसकी रोनी सी लाल आंखें देख करके मुझे ही देख रही थी, जो किसी को भी भावुक कर सकती थी। अगर ये मेरा पिछला जन्म होता तो मैं तुरंत पिघल भी जाता और उसकी बात भी मान लेता। लेकिन अब मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं। मैंने उससे नज़र से देखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, पहले ही मान जाते तो इतना सब कुछ नहीं होता। तुम्हारी वजह से मुझे इतना सब कुछ बोलना नहीं पड़ता। मैंने कहा कि मैंने तो अपनी बात पूरी ही नहीं की है। मैंने बिना किसी परवाह के अपने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तलाक ले लेते हैं। यान रियोलू एकदम हैरान रह गई। उसने अपना मुंह खोला और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मेरी तरफ एकदम अविश्वास से देखने लग गई। शिहाव, क्या तुम सीरियस हो? मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल सीरियस हूँ, सच्चे दिल से, माँ कसम, तुम यकीन कर लो। यान रियोली ने मुझे देखने वाली नज़रों से परखा और ख़ास तौर पर मुझे देखने लग गई कि मैं कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। जब उसने मेरे चेहरे पर शांति देखी तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसे कन्फर्म हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने अपने आंसू पोंछे और यांगबो को गले लगा करके चुप कराते हुए कहा, शिहाव, अपनी कही हुई बात वापस ले लो। इस बार मैं ऐसा व्यवहार करूंगी जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। अगर अगली बार तुमने फिर से तलाक की बात की तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर चाहे तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ करके भीख मांगो, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। यान रियोलियो ने मुझे एक नज़र देखा और बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे को खोलने के लिए चली गई। रियोलियो, ये क्या हो गया है? जी बोडा दरवाजे के बाहर खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसका ही नाम पुकार रहा था। मैंने देखा कि यान रियोलियो की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने हैरानी और खुशी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैं खड़ा हुआ और थोड़ा पास जाकर के उसके हर एक रिएक्शन को ध्यान से देखने लग गया। पिछले जन्म में जिस दिन वह घर आया हुआ था और यांगबो को घर लेकर आई थी, उसी दिन उसने अपने दोस्तों को घर पर इनवाइट किया था। उसका मकसद ये था कि यांगबो जल्दी से उनकी रूटीन का हिस्सा बन सके। लेकिन यांग रियोलू का यह रिएक्शन अब क्या बयां कर रहा था? क्या उसका भी पुनर्जन्म हुआ है? मुझे ये बात जानना ज़रूरी था। कहीं अगर उसका भी पुनर्जन्म हुआ होगा तो मेरे लिए ये मुश्किल होगा। ये विचार मेरे दिमाग में एकदम से घूमने लग गया। मैं और भी ध्यान से देखना शुरू किया। रियोलू, तुम्हें बधाई हो, माँ बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये छोटा बच्चा सच में बहुत प्यारा है। जी बोडा के पीछे उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे, जिसने अपना सिर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, रियोलू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरीके से क्यों खड़ी हो? क्या तुमने ही हमें छोटे यांगबो से मिलने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था? क्या तुम भूल गई? और ये बच्चा इस तरह क्यों रो रहा है? जी बोडा ने बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया और यांगबो के चेहरे पे आंसू पोंछने लग गया। यांगबो ने अपनी नजरें उस पर टिका दी और अपना मुंह बनाया और कहा कि ये मेरे पापा हैं, और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा दिया और बोला, पापा, मुझे गोद ले लो। जी बोडा इस पापा शब्द को सुन करके कुछ देर के लिए चौंक गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा और फिर उस छोटे बच्चे से कहा, तुमने गलत इंसान समझ लिया है मुझे। तुम्हारे पापा वो पीछे खड़े हैं ना, वो हैंडसम डैड जो तुम्हें देख रहे हैं, तुमने गलत पहचान लिया है। वो तुम्हारे पापा हैं। उनसे जाकर गले मिलो, वो दुखी हो जाएंगे अगर तुम मुझे गले मिलोगे तो। दोस्त ने मेरी तरफ इशारा करते हुए मजाक में माहौल को हल्का करने की कोशिश की। यान रियोलियो ने भी एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। उसकी नजरें भी मेरी तरफ घूम रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके उनका सच सामने आ रहा था। उसने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा छोटा है, ये अभी फिलहाल कुछ नहीं जानता है। छोटे बच्चे तो वैसे भी नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। गलत पहचानना नॉर्मल बात है। मैं यह सब बिना कुछ बोले देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक ठंडी हंसी चल रही थी। यांगबो अभी सिर्फ 5 साल का है। ये वो उम्र होती है जो बड़ों को पहचानने नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े जो भी कहते हैं बच्चे वही सुनते हैं और वही समझते हैं। आए हुए दोस्तों में सिर्फ एक ही मर्द नहीं था, लेकिन सिर्फ उसने जी बोला कोई अपना पापा के घर के पुकारा। मैं सब कुछ समझ गया और मैं ये भी समझ रहा था कि किस तरीके से मुझे धोखा दे रही है। मैंने कहा मन ही मन कि कुतिया रुक जा, मैं तेरा हाल बहुत बुरा करूंगा और इस कुत्ते के बच्चे का तो और भी बुरी तरीके से बाहर निकाल कर फेंकूंगा। ये सब कुछ देख करके मुझे लगता है कि येन रियोलियो और जी बोदा के बीच रोजाना छुप छुप कर बातें होती हैं। माहौल अचानक थोड़ा अजीब सा हो गया। येन रियोलियो ने मुझे घूरते हुए चेतावनी दी और सबको लिविंग रूम में बुला लिया। उसने मुझे गर्म पानी करके चाय बनाने का हुक्म दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, पर आसानी से अपनी जगह पर हिला भी नहीं। बाकी लोगों ने उसे सोफे पर अपने पास बुला लिया और वह गुस्से में दांत पीसते हुए मुझे देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। सब लोग यांगबो को घेर कर बैठ गए और उसे गिफ्ट और पैसे देने लगे। मैं एक तरफ अकेले बैठ करके फ़ोन चलाने लगा, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। येन रियोलियो जिस तरह जी बोदा को छुप छुप कर देख रही थी, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आई है। इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट बॉयफ्रेंड पिछले जन्म की यादों के साथ वापस नहीं आया है, बल्कि खुद पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आई है मेरी पत्नी। और इस बार हालात पहले से अलग होंगे। पिछले जन्म में इसी दिन येन रियोलियो जी बोदा से दूरी बना रखती थी और उससे कोई बात नहीं की थी। इसकी वजह से दोस्तों को लगा था कि उन दोनों के बीच में कोई अनबन है। पिछले जन्म में जब येन रियोलियो बीमार हुई तो
उसी वक्त देश के बाहर से एक वायरस फैल गया था। जीबोदा वहीं पर फंस गया था और वापस नहीं आया। येन रियोलियो अपनी आखिरी सांस तक उससे नहीं मिल सकी, इसलिए इस बार मिलने पर वह बिना किसी झिझक के उसे लगातार देख रही थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों है। अगर रेन लियोलियो जिस तरीके से जीबोदा से इतना प्यार करती है तो तलाक क्यों नहीं मान रही लेने के लिए, और आखिर वो क्यों जानबूझ कर के ये सब कुछ कर रही है। और जीबोदा ने यांगबो को अपने पास रखने के बजाय अनाथालय में क्यों भेज दिया। उसने आखिर ये सब कुछ किया क्यों होगा, और आखिर इन दोनों का प्लान क्या है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। मैं अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। रेन ज्यूलियो मेरे पास आई और उसने मेरे कपड़े खींच करके थोड़ा जोर दिया। मैंने नीचे देखा और बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। जब उसने देखा कि मैंने दोस्त के सामने उसकी बात मान ली तो उसने राहत की सांस ली। किचन का दरवाज़ा बंद करके मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जेन जियोलियो ने गुस्से में कहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम जानबूझकर दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि छोटे यांगबो ने गलती से जी बोदा को पापा कह दिया? तुम इतनी छोटी बात पर गुस्सा हो? मैंने अपना फ़ोन रखा और उसकी तरफ देखते हुए सीधा जवाब दिया कि हाँ, बात तो बड़ी है। पिछले जन्म में आज के दिन दोस्त हमारे घर पर देर रात तक रुके थे और मैंने पूरे समय सबकी सेवा की थी। लेकिन इस बार मेरे खराब मूड को देख करके दोस्तों को कुछ अजीब लगा और वो सब कोई ना कोई बहाना बना करके जल्दी से चले गए। यांगबो सोफे के पास बैठकर दुबक कर बैठा हुआ था और डरी हुई आंखों से मुझे देख रहा था। मुझे देखते हुए वो अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फ़ोन चलाता रहा। दोस्त को विदा करने के बाद से येन रियोलियो ने जब देखा तो तुरंत ही यांगबो को गले लगा करके चुप कराने लगी और गुस्से में मुझे कहा कि क्या तुम बीमार हो? इतने बड़े होकर के एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। मैंने कहा कि बीमार कौन है, मैं तो उससे इतनी दूर हूँ। मैंने उसे कैसे परेशान किया और मैंने किया ही क्या है? वो बस मुझे देख करके रोए जा रहा है। येन रूलियो मेरी बात सुन करके चुप हो गई। वह गुस्से में यांगबो को उठा करके ऊपर चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं नीचे डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ उसका गुस्सा साफ महसूस कर सकता था। ये सच है कि मैं मजाक किया था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ मुझे अब बहुत गुस्सा दिला रहा था। उसे लगा कि मैं पिछले जन्म की तरह बिना किसी आत्मसम्मान के उसके सामने झुक जाऊंगा। वह बस सपना देख रही है। ये जानने के बाद कि ये रियोलियो भी पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आई है, मैं थोड़ा सावधान हो गया और पिछले जन्म की बातें याद करने लग गया। यांगबो के इस घर में आने के दूसरे ही दिन येन रियोलियो को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया था, जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ गया था। उसकी संपत्ति भी काफ़ी बढ़ गई थी। मुनाफा मिलने के बाद उसने सबसे पहले यांगबो के लिए पूरी एक कपड़ों की दुकान खरीद ली और जी बोदा के लिए दुनिया की सबसे महंगी कार खरीदी। लेकिन उसने मेरे ऊपर एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। मुझे ये बात सालों से पहले से ही पता थी और सालों बाद दोस्त से पता चली कि उस वक्त उसने बहाना बनाया था कि यह ऑर्डर जी बोदा की वजह से मिला है, इसलिए उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना सही है। यांग बो के लिए कपड़े खरीदने पर भी उसने कोई सफाई नहीं दी। उसने कहा कि जब बच्चा हमारे घर आया है तो उसे दूसरों से कम नहीं मिलना चाहिए। उस समय मुझे याद है कि मैं बहुत दुखी था, इसीलिए उसकी बात मैंने मान ली थी और मुझे लगता था कि वो सही कह रही है और घर में सब कुछ उसके हिसाब से ही होना चाहिए। शायद उसकी मर्जी सही है। अब सोचता हूँ तो लगता है कि वह मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही थी। असल में वह ऑर्डर मेरे पिता ने भिजवाया था और उसका जी बोदा से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी ने जवानी में मेरी माँ को छोड़ दिया था, इसलिए मेरे और उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। मेरे पिता कभी भी मेरे सामने नहीं आए हुए थी, इसीलिए मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, लेकिन छुप छुप कर मेरी मदद ज़रूर करते थे। ये बात मुझे पिछले जन्म में बहुत बाद में पता चली थी। मुझे लगता है कि येन रियोलियो को अपनी मौत तक ये नहीं पता था कि उस कंपनी के मालिक मेरे पिता हैं, इसलिए उसने इतनी आसानी से झूठ बोल दिया था। इस बार मैं उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। इस बार चाह करके भी ये लोग मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ सोचने और जानने के बाद से मैंने तुरंत एक फ़ोन किया अपने बहुत पुराने दोस्त को और अपनी कार की चाबी ली और बाहर निकल गया। मैं उस कैफ़े की तरफ गया जो मुझे याद था। वह शख्स पहले से एक खिड़की के पास बैठा हुआ था जिससे मुझे बात करनी थी। मुझे देख करके उसने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप उठाया। कार पार्क करने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और कैफ़े का दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर घंटी बजी थी, वो तुरंत घंटी बज गई। हल्की धूप खिड़की के बाहर चल रही थी और चेहरे पर पड़ रही थी। हवा में ताज़ा कॉफ़ी खुशबू और पियानो का संगीत चल रहा था, जिससे माहौल बहुत शांत और आरामदायक लग रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने बात शुरू की और पूछा कि तुम्हारी आदतें अब तक नहीं बदली, तुम्हें आज भी स्कूल के दिनों का वह पहला कैफ़े पसंद है ना? मैंने बोला कि हाँ पसंद है। उसने मुझसे पूछा कि तुम तो मुझसे दूर रहते थे, अचानक मुझसे मिलना क्यों चाहा तुमने? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि दूध वाली कॉफ़ी मेरी तरफ बढ़ा दी और मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने कैफ़े की एक चुस्की ली और कहा कि वाह, ये तो बिल्कुल पहले जैसी हैं, ये बिल्कुल पुराने दिनों जैसा स्वाद है। उससे थोड़ी झिझक कम हुई। मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जी बुदा के बारे में मुझे पूरी जानकारी निकाल कर दो, जितनी बारीक जानकारी हो सके उतनी अच्छी। मैंने उससे अपनी पूरी वजह बता दी। वो सोफे पर बैठकर शांति से मेरी बात सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उसने कहा
कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मेरे बचपन की दोस्त हैं। बचपन में हम हमेशा साथ रहते थे, जिसकी वजह से उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई थी, पर मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कई बार मना करने के बाद वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, जिसमें मैं बहुत परेशान रहता था। माँ के जाने के बाद मैंने वो पुराना घर छोड़ दिया और जानबूझकर उससे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ लिए। इतने सालों में हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। बाद में चेन यांगमिन का बिजनेस बहुत बढ़ गया। जब मैं यान रियोलू के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था और बिजनेस की बातें करने जाता था, तो मीटिंग में कई बार उससे हमारा सामना हुआ, पर किसी ने भी पुरानी बातों को बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसकी नज़रें हमेशा मुझ पर ही टिकी रहती थी। जब मैं उसकी तरफ देखता तो बड़ी आराम से अपनी नज़रें हटा लेती थी। मैंने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और उससे कहा कि क्या चाहती हो? शांति से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी भौहें ऊपर की और कहा, क्या कुछ भी मिल सकता है? मैंने हाँ में सिर हिलाया, बशर्ते मैं वो दे सकूं। चेन यामिन की आंखें एकदम चमक गई। उसने हल्की सी स्माइल दी और कहा, तुम दे सकते हो। पहले मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। काम पूरा होने के बाद मैं अपनी डिमांड बताऊंगी। उसने बातें थोड़ी अजीब और सस्पेंस वाली थी, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगा। पर इस वक्त मेरे पास ना तो कोई रास्ता था और ना ही कोई पैसा था। मैंने सालों से कोई काम नहीं किया था, बस अपनी बीवी के पीछे उसके घर के सारे काम करता रहा और वो मेरे ऑफिस में काम करती रही। मेरे पास ना तो ज़्यादा पैसे थे और ना ही कोई पहचान। चेंग यामिन ही अकेला ऐसा इंसान था जिससे मैं मदद की उम्मीद कर सकता था। चेंग यामिन से मिलने के बाद मैंने सीधा ऑफिस की तरफ निकल गया। मैंने मन ही मन इस बात की उम्मीद की थी कि शायद हो सकता है कि यान जियलू इस वक्त घर पर बच्चे के साथ होगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो ऑफिस में मुझसे मिल जाएगी। ऑफिस के मेन गेट के बाहर ही वो मुझे उन दोनों के हंसने और बातें करने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं साफ देख पा रहा था और सुन पा रहा था कि उसका जो छोटा असिस्टेंट था, वो कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। किसी झंझट से बचने के लिए अपना चेहरा छुपा करके एक कोने में ऐसे बैठा था जैसे बहुत बिजी हो। मैं दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद दरवाजे से अंदर आवाज आना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद वो आवाजें बंद भी हो गई। यान लियोलू ने थोड़े अजीब चेहरे के साथ दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वो अचानक नर्वस हो गई। शी हाओ, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? मेरा चेहरा शांत देख करके उसने तुरंत अपने तेवर बदल दिए। शी हाओ, तुम्हें पता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए तुमने मेरे आसपास के लोगों से मेरे शेड्यूल के बारे में पता लगवाया। शी हाओ, तुम तो बहुत ही अकड़ दिखा रहे थे ना, तो फिर अब आखिरकार तुम अपनी अकड़ पर बने क्यों नहीं रहते? यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम्हारी यह हरकत सच में देखने लायक है। मैंने नजरें उठा करके उसके पास खड़े जी बोला को देखा और काफी खुश लग रहा था। मैंने उससे कहा कि यान रियोलू की तरफ देखते हुए कि क्या बात है, तुम दोनों लगता है साथ में हो। यान रियोलू, तुम्हारे दांत में कुछ फंसा हुआ है क्या? इसमें अभी तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं है? या मुझे लगता है कि उसे साफ करने में शायद इसने मदद नहीं की, है ना? यान रियोलू का चेहरा तुरंत उतर गया। वो अपना मुंह छुपा करके वॉशरूम की तरफ भागी। जी बोडा ने मुझे गुस्से में देखा और उसके पीछे चला गया। मैं वहां से निकलने में कामयाब रहा। उसके ऑफिस में जाकर के अपने पिता के असिस्टेंट का फ़ोन नंबर ढूंढ करके उसकी फ़ोटो खींच ली। ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके मैं तुरंत वहां से निकलने ही वाला था कि यान रियोलू ने चिल्ला करके कहा, शिहा, वहीं रुक जाओ। यान रियोलू गुस्से में आई और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसका हाथ पकड़ के झटके से हटा दिया और वार्निंग देते हुए कहा, अगर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जी बोडा ने उसे अपने पास खींच लिया और दोनों गुस्से मुझे देखने लग गए। उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह लग रही थी। की पूरी सिचुएशन इस वक्त बहुत ऑकवर्ड हो गई थी, लेकिन ये अजीब सा माहौल तब बदल गया जब यान रियोलू के असिस्टेंट ने आकर के उसे फ़ोन दिया। फ़ोन लेते ही यान रियोलू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लियांग असिस्टेंट, हेलो। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर के वो फ़ोन लेकर के ऑफिस के अंदर चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक नाम लिया था और उस नाम को मैं सुनते ही समझ गया था कि वो क्या बात है। लियांग असिस्टेंट मेरे पिता के असिस्टेंट का ही नाम है। ऐसा लगता है कि चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसा कि मैंने सोचा था। यान रियोली को वो प्रोजेक्ट मिल ही गया जो उसकी किस्मत बदल सकता था। मैं आगे के प्लान सोचते हुए तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। टाइम के हिसाब से यान रियोली की फोन पर बात खत्म हो चुकी होगी। मैंने इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया था। मैंने अपने फोन में सेव किया हुआ नंबर निकाला और कॉल कर दिया। मुझे लगता है कि लियांग असिस्टेंट इसे कोई फालतू कॉल समझकर काट ना दे, इसलिए मैंने तुरंत अपना नाम बताया। पर मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं शीशेंग का पुराना जानकार हूँ। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक जगह का नाम बताया और मुझे तुरंत वहां मिलने के लिए बुलाया। उससे बात करने के तरीके से मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरी असली पहचान जानता है। जब मैं बताई गई जगह पर पहुंचा तो वहां शांत था माहौल बिल्कुल, और बहुत अजीब लग रहा था वो देख करके। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। छोटा सा पुल, बहता हुआ पानी, पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग, ये सब किसी पुरानी जगह की तरह बनाया गया था। साफ नजर आता था कि पैसा इस पर बहुत खर्च हुआ है। मैंने खुद से ही कहा, पैसे वाले लोग सच में अपनी मर्जी से जीते हैं। लियांग असिस्टेंट मुझे अंदर ले गया। वहाँ कई रास्तों से होते हुए हम झील के बीच में बने एक कैबिन में पहुंचे। मेरी नज़र तुरंत उस एल्डर पर पड़ी जो मेरी तरफ पीट करके बैठा हुआ था। जैसे ही लियांग असिस्टेंट ने मेरे आने की बात कही, वो एल्डर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया।
उसके हाथ में जो चाय थी वो केटली एकदम कांपने लगी। वो कांपने लगी केटली हुई से मुझे बोल रहा था, आ गए, और चाय की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। लियांग असिस्टेंट के जाने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से मुझे बैठने के लिए कहा। उसके पास बैठ करके मैं बिना कुछ छुपाए उसे ध्यान से देखने लगा। मैंने नोटिस किया वो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा बसे हुए डर में से एक था और शांत पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। सच में पैसा इंसान को बदल देता है। उसने अपने कांपते हाथों को संभाला, मेरे सामने चाय रखी और धीरे से कहा, श्याव हाव, इस साल की नई चाय जरा टेस्ट करके देखो, ये हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है। मुझे इस तरह मत बुलाओ। मैंने तुरंत अपनी भौंस सिकोड़ी और चाय का कप एक हाथ से मार करके हटा दिया। कप नीचे गिर करके टूट गया और एक तेज आवाज हुई। उसने अपनी नजरें झुका ली और खुद पर हंसते हुए कहा, श्याव हाव, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ। आखिर मेरी ही गलती थी कि मैंने दूसरी औरत के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया और घर का सारा कीमती सामान लेकर भाग गया। जब तुम हाई स्कूल में थे तब तुम्हारी माँ के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वो मर गई पूरी तरीके से। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली जो इतने सालों से दबी हुई थी। जब तुम्हारी नई फैमिली है तो तुम फिर से मेरे सामने क्यों आए हो? उसने कहा कि पैसा बहुत था पर फिर भी उसने मुझे धोखा दिया और एक छोटे से लड़के के साथ भाग गई। उसने मेरे लिए चाय की कप बनाई और फिर से दोबारा चाय बना करके हंसते हुए कहा कि मैंने कुछ समय पहले चेकअप करवाया था। मुझे पता चला कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं कभी भी पिता नहीं बन पाऊंगा। तो क्या अब तुम्हें अचानक से मेरी याद आ गई है? मैंने एकदम गुस्से में कहा, कुछ लालच देकर के तुम चाहते हो कि मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं ताकि मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सकूं और बुढ़ापे में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम इस लायक भी हो? बेवकूफ, तुम जैसा इंसान बाप बनने के लायक भी नहीं है। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मुझे ये देखकर थोड़ा सुकून मिला। धोखा देने वाले लोगों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। मेरा उससे ज्यादा बात करने का कोई मन नहीं था, इसीलिए मैंने सीधा पॉइंट की बात की। यान रियोलू और उसकी कंपनी, मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। तुम जो उसे प्रोजेक्ट मुफ्त में दे रहे हो उसे तुरंत रोक दो। उसने हाँ में से हिलाया और मेरे कप में फिर से चाय डालते हुए कहा, तो फिर ये प्रोडक्ट और ये प्रोजेक्ट दोनों चैन को दे देते हैं। ये सुनने के बाद से मैं एकदम हैरान रह गया। ये क्या बात हुई? तुमने मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं? मैं गुस्से में खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। उसने कहा, शिहाव, तुम गुस्सा मत करो। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। आगे चलकर मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होने वाली है। तुम जैसे चाहो उसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए और मैं गुस्से में वहां से चला गया। मैं अपनी कार लेकर सड़कों पर बिना किसी वजह के घूमता रहा और फिर वापस घर आ गया। यान रियोलियो टेबल पर यांग बो को खाना खिला रही थी। जैसे उसने मुझे देखा उसके चेहरे की नरमी गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। उसने ताने मारते हुए कहा, बड़ी जल्दी याद आ गई घर की तुम्हें। तुम्हें पता भी है कि घर का रास्ता क्या है? तुम्हें पता है ना खाने का टाइम हो गया है और यहाँ पर तुम गायब हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा किचन में जाकर के अपने लिए नूडल्स बनाने लग गया। डिनर के बाद यान रियोलू के पास फिर से लियांग जुली का फोन आ गया। उसने बड़े चाव से फोन पर बात की और यांग बो को मेरे पास छोड़ करके बाहर जाने लगी। उसने मुझसे कहा कि मेरा एक जरूरी काम है, तुम यांग बो का ख्याल रखना। मैंने बिना सिर उठाए आराम से नूडल्स खाते हुए उसकी बात सुन ली और उसे लगा कि मैंने हाँ कह दिया। वो अपना बैग उठाकर चली गई लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बेवकूफ वाइफ को ये तक पता नहीं है कि मैंने उसका ध्यान रखने के लिए जब हाँ कहा ही नहीं तो मैं उसका ध्यान क्यों रखूंगा। जब मैंने आराम से खाना खत्म कर लिया तो वो चुपचाप भूख से रो रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने यांग बो को वापस उठाया और ले जाकर के अनाथालय में छोड़ दिया। वहां के मैनेजर ने जब यांग बो को देखा तो वो एकदम हैरान रह गया। वो मुझसे कुछ पूछना चाहता था पर मैं बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर चला गया। जिसका बच्चा है वही संभाले। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ और ना ही मैं इसे संभालने वाला हूँ। इसके बाद मैं चेन यिंगलिंग के साथ जाकर की मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गया। यहाँ यान रियोलू भी आई हुई थी और जब यान रियोलू ने मुझे देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने पूछा, शिहाव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन यिंगलिंग ने मेरे पीछे आई और उसने कहा कि ये मेरे साथ आया है और उसने बड़े प्यार से मेरे पिता को अंकल कहा। यान रियोलू का चेहरा एकदम खराब हो गया। उसने पूछा कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो और मेरा बेटा कहाँ है? मैंने बड़े आराम से बैठकर जवाब दिया, उसे अनाथालय छोड़ाया हूँ और वैसे भी वो अनाथालय का था तो वहीं बॉस पहुंच गया। यान रियोलू मुझसे बहस करना चाहती थी लेकिन मेरे पिता के एक इशारे पर लियांग जूली ने ठंडे लहजे में कहा, अगर रियोलू बिजी है तो वो जा सकती है। यान रियोलू बेइज्जती महसूस करते हुए चुपचाप बैठ गई लेकिन उसकी नजरें लगातार मुझ पर और चैन यिंगलिंग पर टिकी हुई थी। चैन यिंगलिंग मुस्कुराते हुए मेरे करीब आने लगी। मुझे पता है कि वो ये सब कुछ चढ़ाने के लिए उसे कह रही है, इसीलिए मैंने भी उसे नहीं रोका कि अगर वो उसे चढ़ाना चाहती है तो जी भर के चढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी सुकून ही मिल रहा था ये सब कुछ देख करके। चेन यिंगलिंग और यान रियोलू की कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी और उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।
आज की इस मीटिंग का मकसद यही था कि जो प्रोजेक्ट यान रियोली को मिलने वाला था वो अब चेंग निंगनिंग को मिलना चाहिए और कंपनी को दिया जा रहा था। यान रियोली गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने लियांग जूली को रोक करके उसके बारे में पूछा कि आखिर प्रोजेक्ट उसे क्यों नहीं मिला, जिस पर लियांग जूली ने मेरी तरफ देखा और जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सोच समझ कर कहा, ये बॉस का फैसला है, आप समझ सकती हैं, मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ, मैं बॉस के फैसले पर क्या कह सकता हूँ। इस एक झटके में यान रियोली को करोड़ों का नुकसान हुआ था। लियांग जूली ने आगे कहा, बॉस को पता था कि आज आपका बर्थडे है, इसीलिए आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। उसने एक बॉक्स खोला। उस बॉक्स में एक गिफ्ट था जिसमें एक कीमती ब्लैक कार्ड था। यान रियोली की आंखें उस कार्ड को देख करके लालच से चमक उठी। तभी येन निंगनिंग ने अपनी तरफ से एक बैग निकाला और एक महंगी घड़ी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मैंने उसे थैंक्स कहा, लेकिन जैसे ही उसे लेने लगा उसने घड़ी को ऊपर उठाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम्हें खुद पहना देती हूँ। मैंने यांग जियोलू की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, ठीक है, थैंक यू। वो घड़ी वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती लग रही थी, जो बिना किसी दिखावे के भी अपनी वैल्यू बता रही थी। लियांग जूली ने तारीफ करते हुए कहा, मैडम आपकी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। चियांग निंगनिंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चॉइस के साथ साथ शीहाओ की पर्सनालिटी भी तो सूट करनी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ली। हम सब आपस में हंस हंस करके बातें कर रहे थे और वहां पर मेरी प्यारी वाइफ गुस्से में हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि गुस्से में वो मुझे निगल ही जाएगी। वाकई में ये घड़ी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। हम लोग हंस हंस करके और भी ज्यादा जोर जोर से बातें करने लगे। यान रियोले गुस्से में पागल हो रही थी। वो कई बार बोलने की कोशिश करती है, लेकिन लियांग जूली की मौजूदगी की वजह से वो चुप हो जाती है। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और वो गुस्से में बोली, शी हाओ, तुम सब मिल करके यहाँ क्या बकवास कर रहे हो। तभी मेरे डैड वहां पर आ गए, जिसने यान रियोलू की बात को अधूरी रहने दिया। उसने जानबूझ करके कुछ नहीं कहा क्योंकि वो चाह करके भी वहां पर कुछ नहीं बोल सकती थी और गुस्से के मारे उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। चेन निंगनिंग ने हंसते हुए कहा और ताना मारा, मैडम आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुला दूं। यान रियोलू ने उसे गुस्से से घूरा और अपने गुस्से में काबू करते हुए मेरे डैड को अलविदा कह करके वहां से चुपचाप चल गई। नीचे जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी वाइफ गई नहीं है, बल्कि नीचे मेरा इंतजार कर रही है। चैन निंगनिंग ने जब उसे देखा तो जानबूझ करके मेरे और करीब आ गई और मेरे कान में धीरे से बोली, क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ कितना ज्यादा तुम्हारी फिक्र करती भी है या फिर नहीं। उसकी सांसें मेरे कान को महसूस हो रही थी। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ और दूर हटते हुए रूखीपन से बोला, बकवास मत करो। चैन यिंगनिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे दूर भाग रहे हो, क्या मैं कोई भूत हूँ। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगे कि इस ब्लैक कार्ड का क्या हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सा सस्पेंस था। मैंने उसकी तरफ देखा। यान रियोलू ने जब देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ तो उससे रहा नहीं गया। वो मेरे पास आई। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। उसने चिल्लाकर कहा, आखिर तुम्हारी वाइफ कौन है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम इस चेन निंगनिंग के इतनी करीब क्यों हो, क्या तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो दूसरों को धोखा दे। इतना सुनने के बाद तुरंत ही ये फेंग भी वहां पर चला आया। ये रियोलू की बात अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी और वो हरा नहीं पाया था, तो उसने हाथ उठा करके थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन चेंग जेमिन ने गुस्से में चेहरा बनाया और उसका हाथ दूर झटक दिया। इसी वक्त जी बोदा का फोन आया। जैसे ही जी बोदा का फोन आया था, मेरी वाइफ ने तुरंत फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उधर से शिया नैनचेंग के रोने की फूट फूट कर आवाज आने लगी। शिया नैनचेंग, तुम रो मत। ये रियोलू एक पल में गुस्सा गायब हो चुका था उसका, उसकी आंखें नम हो गई थी। जी बोदा ने सुबकते हुए कहा, शिंग शिंग तुम जल्दी आ जाओ, जब से चैन चैन ने शिया यिंगचेंग को वापस अनाथालय में छोड़ा है वो रोते रोते बेहोश होने वाला है। यिंगचेंग ऐसे कैसे कर सकता है, वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। शिया चैन, आखिर तुम्हारा लगता क्या है, तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मैंने पास ही उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे बाद में हिसाब चुकता करूंगा। ये रियोलू मुझ पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी और फिर उसने भारी आवाज में फोन पर दिलासा देते हुए कहा, बेटा मम्मी आ रही है, शिया चैंग तुम और तुम्हारे पापा मम्मी का इंतजार करो। मैंने हंसते हुए कहा, सीधा पापा ही बोल दिया, क्या बात है, लगता है नाटक करना बंद कर दिया अब मेरी वाइफ ने। ये रियोलू का चेहरा अजीब सा हो गया और उसने कहा, मुझे पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो हड़बड़ी में कार चला करके वहां से निकल गई। चेंग जेमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मजे लेते हुए बोली, क्यों, क्या हो गया है, क्या उसे जाने देने का मन नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। मैंने तुरंत उसका हाथ उठाया और एकदम बेपरवाह होते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने कार से चेंग जेमिन को घर छोड़ दिया। उससे मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने कार में रेडियो ऑन कर दिया था, लेकिन रेडियो पर बच्चे की परवरिश के बारे में बात चल रही थी और वो मेरी दुखती नस को दबा रहा था, इसलिए मैंने चिढ़ करके चैनल को भी बंद कर दिया, पर अलग चैनल किसी इमोशनल काउंसलिंग पर आ गया।
जिस वजह से मेरे सिर में दर्द होने लग गया था, जिसके बाद से मैंने वो चैनल भी बढ़ा दिया आगे। लेकिन उसके बाद और भी चैनल आए जो भी बेकार थे, जिसके बाद से चिया यंगचैंग ने खुद कह दिया कि एक काम करो, अगर तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं है तो ये रेडियो चलाने के बारे में मत सोचो, चुपचाप इसे बंद कर दो। मैंने चिढ़ करके उसे बंद कर दिया। इसे बंद करने के बाद से उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा मुझसे बात करने का कोई मन नहीं है तो हम पूरे रास्ते पर चुप रहेंगे। चंग जेमिन ने कार के दरवाजे का सहारा लेते हुए कहा। उसने इतनी सीधी बात कह दी थी कि माहौल और भी ज्यादा अजीब हो गया था। जब तक हम उसके बंगले पर नहीं पहुंचे तब तक उसने दोबारा मुंह नहीं खोला। फिर उसने पूछा, तुम्हारा और येन रिवलियो का क्या चक्कर चल रहा है? आई मीन तुम्हारे घर में क्या सब कुछ चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? मुझे तुम दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उसने मेरी पीठ पीछे किसी और बच्चे को जन्म दिया है, और वो बच्चा किसी और का है, और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं है। वही इंसान जिसके बारे में मैंने तुमसे पता लगाने के लिए कहा था ना, वो उसी का बच्चा है। जैसे ही वो बात मुझे समझ में आ जाएगी जो अभी तक समझ नहीं आई है, मैं उससे तलाक ले लूंगा। किसी और के बच्चे को जिसने जन्म दिया है वो मेरी बीवी हो ही नहीं सकती है। अब तो तुम सच में बहुत सारा बेचारे हो चुके हो मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम्हारी हालत वैसे ही बहुत बुरी है, और तुम बहुत गरीब और पैसे भी नहीं तुम्हारे पास, तब तो और बुरी। चेन जैमिंग थोड़ा रुका और फिर बोला, शादी के 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया और बदले में मुझे ये मिला। बात बदलते हुए मैंने पूछा, तो ये चेंग के बारे में तुम्हें क्या पता चला है? येन रिवलियो को पीछे पड़े उस लड़के के बारे में क्या तुम्हें पता है? और हाँ, एक बार वो पकड़ जाए पीठ पीछे तब कहीं जाकर मैं उससे तलाक ले लूंगा। क्या तुम्हें कुछ पता चला है? क्योंकि मुझे शक था कि वो और जी बोदा मेरे पीठ पीछे कोई खिचड़ी पका रहे हैं। पिछली जिंदगी में मैं हमेशा येन रिवलियो के लिए सोचता रहा, इसीलिए जो भी नुकसान हुआ मैंने चुपचाप सह लिया। लेकिन अब मुझे एक नई शुरुआत का मौका मिला है, तो मैं उन सभी मुसीबतों को खत्म कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आ सकती हैं। जी बोदा एक छिपा हुआ बम है, मुझे ये जानना ही होगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तभी मुझे चैन मिलेगा। मुझे 2 दिन का समय और चाहिए। जी बोदा हमेशा से विदेश में रहा है। मैंने वहां अपने दोस्त से पता लगाने के लिए कहा। ठीक है, थैंक यू। जब मैं घर लौटा तो रात के 10 बज चुके थे। घर में घुसते ही मैंने देखा कि ये ड्यूली का पूरा परिवार सोफे पर बैठ करके मेरा इंतजार कर रहा है। शिया नेचन हाथ में खिलौने लिए हवाई जहाज से खेल रहा था। मैंने ध्यान से देखा और तुरंत आगे बढ़ करके उससे हवाई जहाज छीन लिया, क्योंकि वो हवाई जहाज मेरे बचपन का था। शिया नेचन डर के मारे रोने लग गया। लियांग चेंचन, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर कोई बीमारी है तो जाकर इलाज करवाओ। एक मामूली से खिलौने के लिए तुम बच्चे से चंजपटी कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? इयन रियलियो ने तड़प कर बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे दुलार करने लग गई। चेन चेन, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम एक 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? जी बोदा भी गुस्से से लाल हो गया। मैंने हवाई जहाज की मॉडल को अच्छे से चेक किया और गुस्से में कहा, तुम जो चाहे कहो, तुम्हें इसके लिए खिलौने खरीदने हैं तो खरीदो, लेकिन अगर तुम्हारे पास उससे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों के खिलौने उससे दे दोगे। और हाँ, मेरी चीजों को हाथ बिल्कुल मत लगाना और अच्छा बनने का नाटक बंद करो। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे इससे नफरत है। ये मेरे बच्चे का तोहफा है जो मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन पर दिया हुआ था। माँ ने मजदूरी करके मुझे पाला था, उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। वो खुद भूखी प्यासी रह करके पैसे बचाती थी और तब जाकर मेरे लिए तोहफा लाई थी। मैं इसे हमेशा एक बॉक्स में संभाल कर रखता हूँ, छूने से भी डरता हूँ, और तुम इसे एक मामूली सी चीज कह रहे हो? ठीक है ठीक है, अब से मैं तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, समझे? येन रियोलियो के चेहरे पर एक साफ चिंता और चिढ़ दिखाई दे रही थी। मुझे और बोदा को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाना था, वो काम रुक गया। बोदा वहां किसी से मेरी पहचान कराने वाला था। शिया चैंग को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने इसे फिर से अनाथालय में भेजने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैन चैंग, शिया चैंग एक अच्छा बच्चा है, उम्मीद है कि तुम फिर से वैसी हरकत नहीं करोगे जो किसी समझदार इंसान को शोभा नहीं देती है। जी बोदा भी मुझे ज्ञान देने लगा। मैंने उन दोनों को घूर कर देखा और एक गीला कपड़ा निकाल करके बड़े आराम से उसे हवाई जहाज को साफ करने लगा। लियांग चैन, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, क्या तुम बहरे हो गए हो? यान रियोलू ने मेरे रवैये को देख करके अपनी आवाज में तेज कर दिया और कहा कि क्या हुआ है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे अपनी पिछली जिंदगी की बात याद आई। जब येन रियोलू ने ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साइन किया था तब वो जी बोदा के साथ विदेश चली गई थी। उस समय उसने बहाना बनाया था कि लियांग ग्रुप की सप्लाई का जरिया विदेश की एक पुरानी फैक्ट्री है और उसे वहां जाकर के मुआयना करना होगा। जीवोदा को भी विदेश में अपने काम पर लौटना था, इसलिए वो विदेश के साथ चली गई थी। और मुझे याद है कि ये सब कुछ एक नाटक था। उस वक्त मैंने शिया चैन की जिम्मेदारी हंसी खुशी ले ली थी और येन रिवलू की बात पर जरा भी शक नहीं किया था। मैं इस बच्चे को नहीं संभालूंगा। अगर तुम्हें विदेश जाना ही है तो इसे अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं इसे वापस अनाथालय छोड़ाऊंगा। येन रिवलू का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। मैंने उसे गुस्सा निकालने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। अगले दिन जब येन रिवलू घर पर नहीं थी, मैंने घर का कोना कोना छान मारा पर मुझे कभी भी कुछ भी अजीब नहीं मिला। शाम के वक्त चेन जेमिंग का फोन आया और उसने बताया कि उसके पास एक खबर है। उसने जो पता दिया था
मैं गाड़ी चला करके वहाँ पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि जी बोधा एक तगड़ी सी गाड़ी में एक विदेशी महिला के साथ काफ़ी करीब होकर खड़ा था। मैं हैरान रह गया और तुरंत अपनी कार को एक पेड़ की छाँव में रख दिया। चेन झेमिंग ने मेरी कार का शीशा खटखटाया तो मैंने उसे अंदर बुला लिया। देखो, तुमने जो कहा हुआ था वो मैंने डिटेल ले ली है। वो मोटी औरत जो बोधा की पत्नी है, उस महिला के पिता विदेश में एक नामी पेंटर हैं और उसका रुतबा काफ़ी बड़ा है। जी बोधा विदेश में तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा रसूख रखता है और हालांकि जी बोधा के सामने ये सब कुछ उसकी यानी कि तुम्हारी वाइफ को पता ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी पत्नी के साथ भी चाल चल रहा है। भले ही उसने सीधे साधे कुछ नहीं माना, लेकिन यान रिवलू के जरिए उसकी पूरी कहानी समझ आ रही थी। वो जानबूझ करके दोनों के साथ प्रॉपर्टी के लिए हड़पने की कोशिश कर रहा था और उस लड़की के साथ भी। वो हाई कोर्ट अलर्ट की स्टूडियो नहीं थी जिसे किसी भी तरीके से फंसाया जा सके। वो हाई कोर्ट अलर्ट की स्टूडेंट थी जिसे आसानी से फंसाना मुश्किल था। बस एक आम ऑफिस जाने वाली लड़का था। वो ऐसा कुछ भी पेंटिंग बनाकर किसी बड़े मास्टर की नज़रों में कैसे आ सकता था? कौन सी पेंटिंग? क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है? मैंने हैरानी से पूछा। चेंग यिंगनिंग ने मुझे फोटो मेरे सामने रख दी। उसे देख करके मैं एकदम सन्न रह गया। ये तो वो ड्राइंग थी जो मैं अक्सर खाली समय में यूं ही बना दिया करता था। ये इसके पास और तुम्हारे पास कैसे आई? इसके बाद सारा सच साफ हो गया। यान रिवलू को जी बोडा की हर हरकत के बारे में पता था। वो लगातार मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स चुरा करके जी बोडा को दे रही थी। इसलिए जी बोडा विदेश में छोटे मोटे आर्ट सर्कल में अपनी जगह बना पाया था। उसे डर था कि कहीं मुझे उसकी इस चोरी का पता ना चल जाए, इसीलिए उसने ये सारी चाल चली थी। लेकिन यान रिवली को शायद ये नहीं पता था कि मेरी हर पेंटिंग में उसके नाम के एक शॉर्ट फॉर्म छिपे हुए होते हैं। वो फ्रंट मैंने पैसे दे करके खास तौर पर तैयार करवाया था। जब वो खुद से तलाक की बात नहीं कर रही थी तो आखिरी बार मैं ही उसकी मदद कर देता हूँ और अब उसके हालात बद से बदतर कर दूंगा इस तलाक के बाद। अब जब सब कुछ साफ हो चुका है तो तुम यान रिवलू से तलाक ले रहे हो, तो बताओ मुझे कब ले रहे हो? चैंग यिंगनिंग ने मेरी टुड्डी ऊपर करते हुए मुझे मजाक में कहा कि क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? कुछ जवाब नहीं दे रहे हो? मत भूलो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बात मानोगे। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। मैं उसका इशारा समझ रहा था। जैसे ही मैं इस मामले को सुलझा लूंगा, मैं तलाक दे दूंगा। उसी दिन से मैंने यान रिवलू के रोज के रूटीन पर नजर रखना शुरू कर दिया। जिस दिन वो जी बोडा के विदेश में गए थे, मुझे साफ समझ में आ रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं पिछले भी कई दिनों से उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। मैं भी उनके पीछे पीछे वहां चला गया। हालांकि हम एक ही फ्लाइट में नहीं थे। चेन यिंगनिंग ने मुझे जी बोडा के विदेश का पता और उसकी पेंटिंग स्टूडियो का एड्रेस दिया था और साथ ही मुझे पैसे भी ट्रांसफ़र किए थे। 2 दिन तक पीछा करने के बाद जब मुझे कुछ हाथ नहीं लगा तो मैंने पैसे खर्च करके एक प्राइवेट जेट और एक प्राइवेट जासूस रख लिया। फिर क्या था, 2 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ गई जिन्होंने होश उड़ा दिए। यान रिवलू और जी बूढ़ा के उस विदेशी औरत के साथ शादी वाले बिस्तर पर एक साथ देख करके मैं बस यही सोच रहा था कि पैसा सच में बहुत बड़ी चीज़ है। सारे सबूत हाथ में आने के बाद मैंने टैक्सी ली और तुरंत पेंटर्स अलायंस की तरफ निकल गया। पेंटर अलायंस वो जगह है जहाँ पर पेंटर जब अपना क्रेडिट स्कोर पूरा कर लेते हैं और अपना कॉपीराइट ले लेते हैं किसी पेंटिंग पर, तो किसी भी हाल में उसे कोई और चुरा नहीं सकता है। वहाँ अंदर एक आर्ट मीटिंग चल रही थी। जो जी बोडा स्टेज पर लाइट के नीचे खड़ा होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अपनी हर पेंटिंग के पीछे अपनी सोच और समझ बता रहा था। यान रिवलू पहली लाइन में बैठ करके उसे बड़ी गर्व से देख रही थी। मैं सबसे पीछे वाली लाइन में बैठ करके जी बोडा की बकवास सुन रहा था और चाह करके भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरी हंसी सुन करके वहाँ मौजूद लोग परेशान हो गए और सब ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। जब यान रिवलियो ने मुझे देखा कि वो मैं हूँ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा करके लोगों के बीच से होती हुई मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगी। लियांग, कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। थोड़ा शांत रहो। तुम मुझे क्या समझाओगी? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने दीवार पर लगी पेंटिंग्स की तरफ देखा और आराम से कहा, मुझे ये समझाओ कि जो पेंटिंग मैंने बनाई थी वो विदेश आर्ट एग्जीबिशन की दीवार पर कैसे लगी जब मैंने कुछ दिया ही नहीं तो। और इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड मेरी पेंटिंग को लेकर के तारीफ कर रहा है ताकि वहाँ मौजूद हर कोई मेरी बात समझ सके। मैंने जानबूझकर वहाँ की लोकल भाषा में बात की। यान रिवलू ने पूरी ताकत लगा के मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाइट कम थी और मैंने भी उसका साथ नहीं दिया। मेरी बात सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया और सब पहली लाइन के बीच में बैठ करके बुजुर्ग को देखने लगे। जी बोडा ने भी उस बुजुर्ग की तरफ देखा और ये फिर चिल्लाने लगा कि लियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सारी पेंटिंग्स मैंने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा ऐसा है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों पर कोई यकीन कर लेगा और ये पेंटिंग तुमने बनाई है? मैं आगे बढ़ा और एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम खुद को सच्चा साबित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोई नई पेंटिंग बनाने के लिए नहीं कहूँगा। बस इस पेंटिंग पर जो साइन है वो भी सबके सामने रख करके दिखाओ और तुम एक काम करो, इस पेंटिंग का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर तुम बना देते हो तो मैं मान जाऊंगा। क्यों एल्डर, आपका क्या ख्याल है?
सब लोग तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। उस बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और गुस्से में कहा, जाओ और साइन करो। यान रियोलियो पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि जब वो पेंटिंग उसकी थी ही नहीं तो वो चाह करके भी इस तरीके का साइन नहीं बना सकता था। जी बोडा घबराया हुआ था। उसने पेन उठाया और कागज पर कई बार कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने पेन फेंक दिया और सिर पकड़ बैठ गया। वो चिल्लाने लगा, मुझे मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो, ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है, ये मेरी ही है। मैं धीरे से मुस्कुराया, पेन उठाया और बहुत ही आराम से वो साइन करके दिखाया। उस एक पल में वहाँ मौजूद हर कोई सच में समझ गया कि जितना भी है वो सब झूठ बोल रहा है और जी बोडा एक चोर है। जो युवा पेंटर्स पहले उस बुजुर्ग के चुप से और उसके डर से यहाँ तक चुप बैठे हुए थे, वो सब के सब बोलने लग गए। अब सब जी बोडा पर टूट पड़े। बुजुर्ग की इज्जत पर दाग लग गया था और उसकी इज्जत पर यहाँ पर बात बन गई थी। इसीलिए उसने जानबूझ करके उस पर और गुस्सा करना शुरू कर दिया। गुस्से में वो जानबूझकर उसे गाली देने लगा। जी बोडा की पत्नी ने तो मेरा कॉलर तक पकड़ लिया। मुझे पीटता हुआ देख करके यान लियोलू के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। तभी वहां पर चेंग निंगनिंग हाई हील्स पहनकर अंदर आ गई। अगर मुझे सही से याद है तो कानून सबके लिए बराबर है ना? अपनी चोरी पकड़े जाने पर इस तरह गुस्सा करना और इतने सारे लोगों को मिल करके अकेले किसी एक को डराना कहाँ का इंसाफ है? चेन निंगनिंग को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे भरोसा दिलाया और आगे कहा कि अगर चोरी की पेंटिंग में आप लोगों को दिलचस्पी नहीं है तो ज़रा इन कागज़ों को देखिए। उसने हाथ हवा में लहराया और ढेर सारे कागज़ ज़मीन पर बिखेर दिए। लोगों ने जैसे ही कागज़ उठाए सबके होश उड़ गए। सब लोग यान रियोलियो और जी बोडा को अपनी अजीब नज़रों से देखने लग गए। मत देखो, कोई मत देखो। यान रियोलियो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। कुछ लोग तो उसे देख करके सीटियां और गालियां देने लग गए थे। सर, आपको ये दामाद पसंद आया है? आपका ये दामाद है? आपकी बेटी की पीठ पीछे आपकी पहली मोहब्बत के साथ आपकी बेटी के ही बिस्तर पर मज़े कर रहा है। क्या घटिया आदमी है। इसके बारे में शायद आपको और आपकी बेटी को कुछ पता भी होगा या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चेन निंगनिंग थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बोली, अरे हाँ, उन दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम शिया नियांचेंग है और वो 5 साल के हो चुका है। नियांचेंग और बोडा, इस नाम से ही साफ समझ में आता है कि वो दोनों कितना प्यार करते हैं। सच में सामने आते ही उनका सच्चा प्यार सबके सामने घसीटा जा रहा था। जी बोडा की पत्नी ने उसे इतना पीटा कि उसकी जान पर बनाई। वो मुश्किल से वहां बच करके निकल पाया था। उस अफरा तफरी के बीच मैं और चेंग निंगनिंग भी फंस चुके थे और वहां पर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बाहर निकाला हुआ था। वहीं पर दूसरी तरफ मेरी वाइफ यान रियोलियो रोती हुई मुझसे मदद की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं मुड़ करके भी नहीं देखा। उसकी जैसी घटिया इंसान को मैं किसी भी तरीके से अब अपना नहीं सकता हूँ। जब ये सब कुछ खत्म हो चुका था तब कुछ टाइम बाद उसी रात मुझे फौरन एक हॉस्पिटल से फ़ोन आया। चेंग निंगनिंग मेरे साथ हॉस्पिटल आई थी। येन रियोलियो का चेहरा सोच करके बिल्कुल सुअर जैसा हो चुका था। उस अफरा तफरी में उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो बेड पर लेटी हुई ड्रिप लगवा रही थी। मुझे देखते ही उसने उठने की कोशिश की, पर नर्स ने उसे वापस लेटा दिया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि चेंग निंगनिंग, मेरी एक बार बात सुन लो। मेरा जी बोदा के साथ कोई चक्कर नहीं है, उसने मुझे बस बहकाया था। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा और चिढ़ते हुए कहा कि उसने तुम्हें बहकाया था? तुम में ऐसा क्या है जो वो तुम्हें बहका सकता है? तुम्हें कुछ याद भी है कि तुमने क्या किया है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हें देखकर घिन आती है। चेंग नांगनांग, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे ना, तो क्या तुम मुझे भूल गए? पुरानी बातें पुरानी होती हैं और पुरानी बातें याद करके और सोच करके मुझे गुस्सा आ गया। मैंने डिवोर्स पेपर उसके मुंह पर मारते हुए कहा कि येन रियोलियो, इस पर साइन करो। तुमने जो मेरी पेंटिंग चुराई है ना, अगर तुमने इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया तो मैं पुलिस केस नहीं करूंगा, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। येन रियोलियो फूट फूट कर रोने लगी, अपना सिर हिलाने लगी। मैंने कहा कि एक और बात सुन लो, लियांगशी ग्रुप मेरे डैड की कंपनी है। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तुम बस बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। इतना कह करके मैंने चियांग यंग को वहां से लेकर के चुपचाप निकल गया और बिना किसी परवाह किए कि वो क्या सोच रही होगी, रो रही होगी या परेशान हो रही होगी, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। 1 महीने बाद वो फौरन से वापस आई। चियांग निंगनिंग उसके साथ आ रही थी। मुझे पता चला है कि जियांग चेंग से पता चला कि उसने जो बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था, जो उसका खुद का था, उसे उसने वापस से अनाथालय में भेज दिया है। लेकिन अनाथालय के डायरेक्टर को लगा कि शिया निंगचिंग के अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन उसने जानबूझ करके ये सब कुछ धोखा दिया था, जिस वजह से उसने भी, डायरेक्टर ने भी गुस्से में आकर के उसे अनाथालय से बाहर निकाल दिया और कहा कि वो उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता है। और मेरे लिए तो ये जैसे मजाक जैसा था कि अब मेरी वाइफ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। घर पहुंचते ही मैंने यान रियोलियो और मेरे पैरों पर साफ देखा कि वो किस तरीके से मेरी वाइफ मेरे पैरों पर गिरी हुई है और वो अपनी गलतियां मानने लगी। वो कस्में खाने लगी ताकि मैं उसे एक और मौका दे दूं। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे
पुलिस को फ़ोन लगाने लगा। वो डर गई और उसने मेरा फ़ोन छीन करके वहीं पर काट दिया। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। एक बच्चा और अब उसकी बेकार ज़िंदगी, कंपनी का बंद होना, ये सब उसके लिए एकदम जैसे किसी मुसीबत और पहाड़ जैसा था। अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो फूट-फूट करके रो रही थी कि मैं उसे एक और मौका दे दूँ, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और आखिरकार उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए कि मैं पुलिस केस ना करूँ। जिस दिन हमें डिवोर्स सर्टिफ़िकेट मिला, उस दिन मौसम बहुत साफ़ था। फाइनली 2 जन्मों के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। चैंग जिंगनिंग को दूर कार से मैं देख रहा था कि वो हॉर्न बजाए जा रही है। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत। मैंने डिवोर्स सर्टिफ़िकेट जेब में रखा और हँसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। कार स्टार्ट हुई और पीछे के शीशे में येन रियोलू की शक्ल धुंधली होती गई। मैंने अपनी नज़रें हटाई और चेंग निंगनिंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। मिस्टर यू, आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहे और ज़िंदगी के लिए आपको शुभकामनाएँ कि आगे आपके साथ कुछ ना हो। मैं देख रहा था कि किस तरीके से जो मेरी वाइफ़ है, वो रो रो कर मुझे देख रही है। मैंने मगर उसकी तरफ एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा।